हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर आज के इस वीडियो में मिलेगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेहद ही ज्यादा खास हैं आज के वीडियो में। और वो सारे क्वेश्चंस आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लिख के आओगे। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे फिर से गेट 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री 2023, यानी आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है 2023 में सिर्फ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 5 मार्क्स से क्वेश्चंस और साथ में आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और बारी बारी से डिस्कस शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का सिद्धांत लिखे। ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में एकदम आने की संभावनाएं हद से ज्यादा है। क्लियर है। इसको अच्छे से समझेंगे कि अपन कैसे नाइट्रिक अम्ल से अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लो तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होगा HNO3। ये ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आते हैं यहां से। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला या किसी भी अम्ल का फॉर्मूला पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आप उसको याद रखोगे। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3। अब यहां से अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात अगर बेसिकली करें तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन जिस विधि द्वारा किया जाता है उस विधि का नाम है ओस्टवाल विधि। क्या नाम है उसका? ओस्टवाल विधि। तो सबसे पहले अगर बात कर लो तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? ओस्टवाल विधि द्वारा। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे भाई। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। अब यहां से डायग्राम पे अपन फोकस करते हैं। एक बार डायग्राम को ध्यान से समझना एकदम अनिवार्य है। आप अगर ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आए तो आप डायग्राम को एकदम एनी हाउ बना के आना, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले डायग्राम की बात कर लो तो अमोनिया से क्या नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां से कंटेनर लेते हैं। ठीक है। इस कंटेनर में ये जाली लगी होती है, जाली ऐसा इस तरह का। और ये जो जाली होता है, ये जाली बना होता है प्लेटिनम का। किसका? 90% प्लेटिनम धातु होते हैं और 10% रोडियम होते हैं। लेकिन जनरली ज्यादा क्या होता है? प्लेटिनम का। तो हम इसमें नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के जो कैटलिस्ट की अगर बात करें तो कैटलिस्ट में अपन प्लेटिनम को ही मेजर करेंगे, किसी और धातु को नहीं करेंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आवे पूछे जाए कि नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल होगा तो आपको प्लेटिनम ही टिक करना होगा। दूसरे ऑप्शंस होंगे भी नहीं। अगर ऑप्शंस होंगे तो साथ में प्लेटिनम के साथ रोडियम भी शामिल होगा, तब उसको आप टिक करोगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में एक जाली लगी होगी और वो जाली पे प्लेटिनम का लेप चढ़ा होगा, यानी प्लेटिनम की जाली होगी। अब इस प्लेटिनम की जाली के द्वारा अमोनिया और हवा NH3 और वायु, इन दोनों के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली से होते हुए प्रवाहित करवाएंगे। ध्यान से समझना, अमोनिया और हवा के मिश्रण को, NH3 और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जो जाली है जो लगी हुई है इस जाली से होते हुए प्रवाहित करवाएंगे। तो NH3 और एयर ये जो प्रवाहित होगा ये दोनों मिलके प्लेटिनम की जाली द्वारा आएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NO, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहां से देखो, जैसी नाइट्रिक ऑक्साइड ये बना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड पहले इस कूलर चेंबर में आएगा, यानी कूलर चेंबर में आएगा। तो कूलर चेंबर में पहले वो ठंडा होगा। वो ठंडा होने के बाद ये कूलर चेंबर से सीधे निकल के चला जाएगा ऑक्सीकरण चेंबर में, जिसको हिंदी में बोलो ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण चेंबर में चला जाएगा और इस ऑक्सीकरण चेंबर में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को साथ में अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस ऑक्सीडेशन चेंबर में ये NO2 बना देगा, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां से निकलने के बाद, ये NO2 बनने के बाद ये प्रवेश कर जाएगा अवशोषण कक्ष में। यहां अवशोषण कक्ष में प्रवेश करेगा, जहां पे अवशोषण कक्ष में जैसे ही NO2 गैस जाएगा तो इस गैस के ऊपर पानी की बौछार होगी, है ना। यहां से पानी की बौछार होगी तो वो NO2 गैस पानी के साथ मिश्रित होकर अभिक्रिया कर सीधे यहां से क्या बना देगा? नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर देगा। वेरी सिंपल है।
करना क्या है, कुछ नहीं, 3-4 कंटेनर है। सबसे पहले क्या करना है फिगर में कि एक कंटेनर जिसमें एक उत्प्रेरक, प्लेटिनम उत्प्रेरक की जाली लगी होगी, उस जाली के द्वारा NH3 और एयर दोनों को मिश्रित को प्रवाहित करवाओगे। ये यहां से प्रवाहित होकर ये NH3 और एयर दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड चला जाएगा कूलर चेंबर में, कूलर चेंबर में आके ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद ये सीधे चले जाएंगे ऑक्सीकरण चेंबर में। ऑक्सीकरण चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और वो ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से चला जाएगा अवशोषण कक्ष में। और अवशोषण कक्ष में जहां पानी की बौछार होगी उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सीधे क्या बना लेगा, 60% नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करेगा। तो यही आपको उत्पादन में बनाना है। अब यहां से थ्योरी में क्या लिखा है, ये थ्योरी को ध्यान दो। सबसे पहले ओस्टबाल विधि से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा, ओस्टबाल विधि द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट करना। ओस्टबाल विधि से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में अमोनिया यानी NH3 तथा वायु यानी O2, अमोनिया और वायु को क्रमशः 1:10 के अनुपात में, है ना, अमोनिया अगर 1 मोल तो वायु 10 मोल ऐसा लेंगे, तो 1:10 के अनुपात में मिश्रित कर, दोनों को मिलाकर 1070 केल्विन तापमान पर, यानी दोनों का जो जब मिश्रित करोगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1070 केल्विन, 1070 केल्विन तापमान पर प्लेटिनम की जाली द्वारा, प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक, है ना, प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक पर प्रवाहित कराने पर, प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक पर प्रवाहित करवाने पर अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये जो अमोनिया है NH3 वायु के साथ अभिक्रिया कर प्लेटिनम के द्वारा किसमें ऑक्सीकृत होगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में यानी NO में। अब यहां से रिएक्शन आप देख लो, NH3 जल के वायु के साथ NH3 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बना लिया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया, यहां पे 4NO। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, प्रवेश करेगा कूलर चेंबर में, और कूलर चेंबर में प्रवेश करने के बाद ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद सीधे चला जाएगा ऑक्सीडेशन चेंबर में। और ऑक्सीडेशन चेंबर में जहां पहले से ऑक्सीजन की उपस्थिति है, वो ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत करेगा और ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। यहां पे आप ध्यान से देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके, यानी ठंडा करके ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। यहां से जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, यहां पे ठंडा होके इसको ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाएगा। ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है जहां ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होकर, यहां पे पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यहां पे रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या होगा, NO, यहां से NO क्या करा, NO गया ठंडा होने के बाद ऑक्सीकरण कक्ष में गया, जहां पे ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित हुआ और मिश्रित होकर क्या बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। अब ये जो NO2 गैस प्राप्त हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो हमको मिला है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, फिर ये प्रवेश करेगा अवशोषण कक्ष में। अब यहां से आप देख लो कि NO2 को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करवाने पर, इस जो NO2 यहां से बन के निकला, इस NO2 को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करवाने पर ये जल के संपर्क में आता है, यानी इस कक्ष में जल की बौछार होती है ना, तो जल के संपर्क में आकर तनु नाइट्रिक अम्ल का उत्पाद कर लेता है। ये जो NO2 गैस यहां पे आया था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अवशोषण कक्ष में, और अवशोषण कक्ष में जल की बौछार होगी और जल के साथ वो अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, सीधे नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर लेगा, और वो नाइट्रिक अम्ल तनु होगा। कैसा होगा, तनु। तो तनु नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। NO2 H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HNO3, और साथ में NO, फिर से यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करना है, इस प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को, प्राप्त NO को पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। यहां से जो हमको NO मिला है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको पुनः कहां भेजेंगे,
पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देंगे। तो जैसे ही ऑक्सीकरण कक्ष में ये जाएगा तो हमको जो अम्ल मिलेगा ना वहां पे HNO3 वो 50 से 60% सांद्र होगा। तो इस प्रकार से अपन नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन कर लेंगे। क्लियर है? इसको आप अच्छे से फिगर के साथ, ये 2-4-10 शब्दों में आपके थ्योरी है और 2-3 रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से करो। ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे और आप बनाओ के आगे पूरे 5 नंबर मिलेंगे डायग्राम के साथ। ये आपके ये थ्योरी। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इन सारे टॉपिक का आप अच्छे से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। अगला सवाल, संपर्क विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन आप किस प्रकार से करोगे? तो गंधका अम्ल का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है संपर्क विधि से। तो इस संपर्क विधि से आप कैसे उत्पादन करोगे, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं 5 नंबर में। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रहा आपका फिगर, है ना, ये थ्योरी। तो बारी बारी से फिगर को समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा कंटेनर होगा जिसमें आयरन पायराइड का वर्णन होगा। क्लियर है? आयरन पायराइड का वर्णन होगा जिसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन के यानी जो हवा है ना, हवा ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सल्फर या आयरन पायराइड को, सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की अधिकता में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। या तो सल्फर को या तो फिर आयरन पायराइड को। जब हवा की उपस्थिति में इसको जब गर्म करोगे, जलाओगे, तो क्या बनेगा, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब जब जलाने पर जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है उसमें कुछ डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ अशुद्धियां, है ना, जलाने पर कुछ डस्ट होंगे। और उस सल्फर डाइऑक्साइड को पहले आप डस्ट चेंबर में भेजोगे। किसमें भेजोगे? डस्ट चेंबर में। डस्ट चेंबर में क्या होगा, उस सल्फर डाइऑक्साइड में जो धूलकण है वो धूलकण खत्म होंगे। अब धूलकण खत्म होने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर से आएगा इस चेंबर में जहां पे पानी की बौछार होगी। तो उस सल्फर डाइऑक्साइड में पानी की बूंद आएगी, पानी की बूंदे आएगी। तो पानी की बूंदे आने पर सल्फर डाइऑक्साइड फिर से शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद ये चला जाएगा इस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 में, जहां पे इस पे जहां पे इसको क्या होगा, ये H2SO4 की बौछार होगी उस सल्फर डाइऑक्साइड पे। अब यहां से देखो, प्राप्त SO2 गैस को, ये जो यहाँ पे SO2 गैस मिलेगा, उस SO2 गैस को एक उत्प्रेरक का नाम है V2O5 यानी भेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में O2 से क्रिया कर ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाता है। अब ये जो SO2 हमको यहां से मिलेगा, यहां से या तो फिर यहां से, ये SO2 क्या होगा, एक उत्प्रेरक होंगे भेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O3, है ना। यहाँ पे H2SO4 की सांद्रता आएगी, फिर आयरन पायराइड से अभिक्रिया करके फिर यहाँ पे जाएगा टेस्टिंग बॉक्स में। उस टेस्टिंग बॉक्स में क्या होगा, टेस्टिंग बॉक्स में SO2 गैस को टेस्ट किया जाएगा, जांच किया जाएगा। और SO2 गैस जांच होने के बाद सीधे चला जाएगा कॉन्टेक्ट टावर में यानी संपर्क टावर में। और संपर्क टावर में पहले से प्रेजेंट होगा भेंडियम पेंटाऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन भी। ये SO2 गैस इस कंटेनर में, इस चेंबर में O2 से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा भेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो सीधे SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे जरूरी पॉइंट्स है, यही एग्जामिनेशंस में आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। प्राप्त SO2 गैस एक उत्प्रेरक भेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 भेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में O2 से क्रिया कर ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आप ध्यान देना, इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा कि SO2 गैस O2 से अभिक्रिया कर SO3 बनाता है, तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है? तो उस उत्प्रेरक का नाम है भेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको नोट करना और साथ में ये कैटलिस्ट इसका इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो SO3 गैस मिला है, उस SO3 गैस को 90% H2SO4 में, यहां से SO3 गैस इस चेंबर में प्रवेश करेगा और इस चेंबर में ये जो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 है 90% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कराने पर अब SO3 गैस को H2SO4 दोनों आपस में आके मिलेगा। अवशोषित कराने पर ओलियम में परिवर्तित हो जाता है, ओलियम बदल जाता है, यानी SO3 गैस जो मिलेगा वो SO3 गैस H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाएगा, ओलियम। इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। बिहार बोर्ड में पूछे भी गए कई बार और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ से देखो आप सवाल क्या है इसमें, ओलियम के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ किस अवयव का इस्तेमाल होता है, यानी कौन सा अवयव उपस्थित होगा। तो उस अवयव का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3। क्लियर है। ओलियम के निर्माण में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होगा, तो SO3। या तो फिर ओलियम के निर्माण में SO3 के साथ कौन सा अवयव होगा, तो H2SO4। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO7। ये भी आप माइंड में रखो, हमेशा सवाल ये भी आते हैं। ओलियम का फॉर्मूला H2SO7। ओलियम के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव होगा, तो SO3। क्लियर। अब यहां से ओलियम जैसे ही बना, उस ओलियम का तनुकरण कराएंगे, यानी जो ओलियम यहां से बन के निकला है उस ओलियम का तनुकरण कराएंगे, मतलब जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो तनुकरण कराने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधका अम्ल का उत्पाद हो जाता है और ये बन गया आपका H2SO4। क्लियर है। तो एक छोटा सा है, बस सिर्फ डायग्राम लंबा है, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही बना, ये सल्फर डाइऑक्साइड डस्ट चेंबर में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड कुछ डस्ट उसमें प्रेजेंट होगी जलने पर। तो डस्ट चेंबर में साफ होंगे, साफ होने के बाद आएंगे पानी वाले चेंबर में। पानी वाले चेंबर में SO2 गैस में पानी की बौछार होगी, तो थोड़ा सा और साफ होगा। उसके बाद आएगा कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 वाले चेंबर में, उसमें से प्रवेश करके निकल जाएगा आर्सेनिक प्यूरिफायर में। तो वो आर्सेनिक प्यूरिफायर क्या करेगा, उस SO2 गैस को प्यूरिफाई करेगा, शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद वो टेस्टिंग बॉक्स में आएगा, जहां पे जांच होगा SO2 गैस का। SO2 गैस जांच होने के बाद ये सीधे चला जाएगा कॉन्टेक्ट टावर में, यानी संपर्क टावर में। अब कॉन्टेक्ट टावर में आने के बाद वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और साथ में एक उत्प्रेरक होगा वेंडियम पेंटाऑक्साइड। अब ये जो SO2 गैस इस सारे बॉक्सेस से होते हुए कॉन्टेक्ट टावर में आया है, उस SO2 गैस का ऑक्सीकृत होगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो SO2 गैस ऑक्सीकृत होंगे वेंडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकृत होकर वो सीधे क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये प्राप्त SO2 गैस एक उत्प्रेरक वेंडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में क्रिया कर ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाता है। क्लियर है। और इसमें कैटलिस्ट के रूप में कौन सा प्रेजेंट होगा, वेंडियम पेंटाऑक्साइड। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, आप हमेशा याद रखना। SO2 गैस ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाता है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उस उत्प्रेरक का नाम है वेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5। क्लियर है। अब जैसे ही SO3 बना, वो SO3 गैस फिर से आएगा एक टावर में जहां पे कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की बौछार होगी। वो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 और ये SO3 गैस दोनों आपस में मिलकर बना लेगा ओलियम। क्या बनाएगा, ओलियम बनाएगा H2SO7। अब जो ओलियम बना है उस ओलियम का तनुकरण कराओगे। क्या कराओगे, तनुकरण, यानी जल के साथ अभिक्रिया। तो जैसे ही तनुकरण कराओगे तो तनुकरण कराने पर वो क्या होगा, सीधे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा H2SO4। तो यहां से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन हो जाएगा, यानी गंधका अम्ल का उत्पादन हो जाएगा। आप इसमें ध्यान देना कि सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो इसमें 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनली वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा आते रहते हैं। पहला सवाल, संपर्क विधि से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधका अम्ल का उत्पादन किस विधि से होगा, तो संपर्क विधि से, पहला क्वेश्चन। दूसरे ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपके कि SO2 गैस SO3 गैस में ऑक्सीकृत होता है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उसका नाम याद रखना V2O5 वेंडियम पेंटाऑक्साइड। 2 क्वेश्चंस। तीसरे सवाल आएंगे कि ओलियम के निर्माण में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, तो आप यहां से क्या करोगे, SO3 गैस उपस्थित होगा ओलियम के निर्माण में। तीसरा ऑब्जेक्टिव सवाल। चौथे क्वेश्चन आएंगे H2SO7 यानी ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO7। ये क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 4-5 ऑब्जेक्टिव इससे इस टॉपिक से आते रहता है। और साथ में ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में लिखने पड़ेंगे। अगर एग्जामिनेशंस में आए तो आपको 5 नंबर के लिए ये सारा डायग्राम और ये कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आप याद रखो। और टेस्टिंग बॉक्स, कौन सा बॉक्स में क्या क्या होता है, चीजें को प्रैक्टिस करके आप हमेशा इसको याद रख सकते हो और एग्जामिनेशंस में 100% करके आ सकते हो। तो आप जल्दी से
वीडियो को पॉज करके इस टॉपिक को आप नोट करो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन। तो ऐसे भी सवाल आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो बारी बारी से सारे रिएक्शंस को देख लेंगे। क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को, पहला सवाल है कि बेंजोइक अम्ल को NH3 यानी अमोनिया, बेंजोइक अम्ल को जब NH3 के साथ आप गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा और क्या बनेगा। देखो ये है आपका बेंजोइक एसिड, क्लियर है। बेंजोइक एसिड होता है C6H5 और COOH, ये है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को पहले NH3 के साथ गर्म करोगे तो NH3 के साथ गर्म करने पर क्या होगा, ये बन जाएगा C6H5 COONH4, क्या बनेगा COONH4, क्लियर है। अब जब इसको हीट कर दोगे तो हीट करने पे क्या होगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। जब इसको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, इसमें जो नमी है, जो जल है, जल यहां से बाहर निकल जाएगा। अब यहां से आपको पानी बाहर निकालना है, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तब यहां से पानी अगर बाहर निकालोगे तो NH4 से 2 हाइड्रोजन और COO से 1 ऑक्सीजन, यहां दोनों मिलके बाहर चल जाएगा, बन जाएगा C6H5 और ये बचेगा CO, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन बाहर, CO, और ये क्या बन जाएंगे NH2, यानी बेंजेनामाइड बनेंगे। जब आप बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करोगे तो पहले अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपके बेंजोइक अमोनियम। अब बेंजोइक अमोनियम को जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद इस मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस कंपाउंड से। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तब यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, ये एमाइड बनाएगा, यानी बेंजेनामाइड। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, बेंजोइक अम्ल को NH3 के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, बेंजेनामाइड बनता है। बेंजेनामाइड का निर्माण होता है, बेंजेनामाइड का निर्माण होता है। बस ये एक लाइन का लैंग्वेज लिख देना आप, आपको पूरे नंबर मिलेंगे रिएक्शन के साथ, क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब फेहलिंग घोल से कराई जाती है, तो फॉर्मल्डिहाइड को जब फेहलिंग घोल से क्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो फेहलिंग घोल की अगर बात कर लो, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फेहलिंग घोल क्या होगा, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये होता है फेहलिंग घोल। अब इसकी दोनों की क्रिया कराओगे तो ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीकृत हो जाता है। फेहलिंग घोल का नियम, किसमें ऑक्सीकृत होगा, कार्बोक्सिलिक में। और यहां से कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, क्लियर है। यहां से क्या मिल जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा Cu2O, और ये Cu2O कैसा होता है, लाल भूरा अवक्षेप होता है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं। कैसा होता है, ये लाल भूरा होता है ना। ये जो Cu2O मिलेगा कैसा होगा, लाल भूरा रंग का होता है, क्लियर, लाल भूरा रंग का होता है। आप इसको लिख लो लैंग्वेज में कि जब फॉर्मल्डिहाइड को फेहलिंग घोल का मतलब है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, फेहलिंग घोल के साथ क्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया मतलब क्रिया कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक में, यानी कार्बोक्सिलिक का मतलब यहाँ पे कौन सा कार्बोक्सिलिक है, SCOOH को क्या बोलोगे, फॉर्मिक, यानी फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्लियर है। तो आप ऐसे इस तरह से लैंग्वेज आप लिखोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन से, जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टॉलेंस प्रतिकारक से कराओगे, टॉलेंस प्रतिकारक क्या होता है, सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O, टॉलेंस प्रतिकारक। अब एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO। अब इसको क्या करवाना है, Ag2O के साथ क्रिया, इसको बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। जब इसको अभी क्रिया टॉलेंस रिएजेंट से कराओगे एसिटाल्डिहाइड को, तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है
वो एसिटिल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और साथ में यहां पे देगा आपका 2Ag। इसको बोलेंगे सिल्वर दर्पण। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर दर्पण। और ये टॉलेंस रिएजेंट, सॉरी ये टॉलेंस रिएजेंट क्या देता है? सिल्वर दर्पण जांच देता है, सिल्वर दर्पण। अब यहां से आप लिख सकते हो कि एसिटिल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट यानी टॉलेंस प्रतिकारक के साथ क्रिया कराने पर क्या देगा? एसिटिल्डिहाइड क्या बदल देगा? एसिटिक अम्ल। क्या देगा ये? एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। और जो सबसे मेन बात इसमें होगी, है ना, एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा, लेकिन जो सबसे मेन बात होगी, ऑक्सीकृत होता है तथा सिल्वर दर्पण देता है। क्या देगा आपका? सिल्वर दर्पण देता है। क्लियर है? सिल्वर दर्पण देता है। तो सिल्वर दर्पण कौन देगा? टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर दर्पण जांच कौन देगा? टॉलेंस रिएजेंट देगा। क्लियर है? अगले सवाल पे एसिटिल्डिहाइड को पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं H2SO4 के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या बनता है? तो यहां पे ध्यान देना, एसिटिल्डिहाइड की अगर बात कर लो, एसिटिल्डिहाइड होता है CH3CHO। क्लियर है? एसिटिल्डिहाइड को अभिक्रिया किससे कराना है? K2Cr2O7 और साथ में क्या होगा? सांद्र H2SO4। क्लियर है? ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाना है। CH3CHO यानी एसिटिल्डिहाइड को अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7, जो K2Cr2O7 एक है प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 यानी प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसकी उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया कराओगे तो ये एसिटिल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेगा। ऑक्सीकृत होने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीकृत कर देगा। मतलब ये बन जाएंगे CH3CHO, ये बन जाएगा CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में, यानी एसिटिल्डिहाइड एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख ले, एसिटिल्डिहाइड अम्लीय माध्यम K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर? ऑक्सीकृत होकर क्या बदल देगा? ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल, ऑक्सीकृत होकर क्या देगा? एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। संभावना ऑब्जेक्टिव में भी आने के हैं, जो कई बार पूछा भी है। अब अगला सवाल, बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से क्रिया कराओगे। ये रहा आपके पास बेंजीन। तो बेंजीन का मतलब ये स्ट्रक्चर बना दो, ये है बेंजीन, है ना, बेंजीन सिंपल। अब इस बेंजीन को क्या करो? HNO3 से अभिक्रिया करा, HNO3 से। किसकी उपस्थिति में? तो उपस्थिति होनी चाहिए सांद्र H2SO4। क्लियर है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? ये सीधे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब इसके आगे बहुत सारा प्रोसेस है। नाइट्रोबेंजीन बनेगा, फिर नाइट्रोबेंजीन को किस SnHCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो एनिलीन बनेगा, फिर एनिलीन को NaNO2 और HCl से क्रिया कराओगे तो BDC बनेगा। और BDC जैसी बना तो BDC से काफी सारे रिएक्शन बना सकते हो। तो उसमें भी इस प्रकार से सवाल आते हैं, क्या होता है जब में। लेकिन जब कन्वर्जन की अगर बात करो, परिवर्तन करने की अगर आप बात करो, परिवर्तन वाला जो रिएक्शन होता है ना, कन्वर्जन, तो उसमें से सवाल काफी सारे BDC पे बहुत सारे सवाल अभी तक पूछे गए और जो हमेशा आते रहते हैं।
तो यहाँ पे आप ध्यान देना, सिंपल ये सवाल पूछा गया है आपसे कि बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब HNO3 से क्रिया कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो बेंजीन को जब HNO3 से क्रिया कराओगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो सिंपल ये जैसा पूछ रहा है ना वैसा ही लिखना है। तो सिंपल ये लिख देना है लैंग्वेज में, बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, HNO3 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, क्लियर है। ये सारे रिएक्शन लैंग्वेज के साथ आपको व्हाट हैपेंड व्हेन में लिखना होगा। टोटल 4-5 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो हमने करा दिए हैं, और इसको बेहतर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप कि सारे रिएक्शन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीन कॉपी कर लो, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन में क्वेश्चन नंबर 6 यानी तीसरा का 6 नंबर सवाल आपके पास, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। अब इसको आप गर्म कर दो सोडा लाइम के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करोगे, हीट करोगे, तो कौन सा उत्पाद बनेगा। अब यहां से आप देखो, ये जो सोडियम बेंजोएट C6H5 होता है, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COONA। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तब यहां से बेंजीन से COONA टूट के बाहर होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, यानी NaO- और H+। यहां से ये माइनस और ये H+, फिर यहां से ये टूट के बाहर जाएंगे माइनस और ये प्लस। अब ये दोनों आपस में मिलेगा, यानी Na, दो सोडियम है ना, तो Na2, दो सोडियम, एक कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन, Na2CO3, यानी सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। और साथ में क्या बनेंगे, C6H5 पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, ये बन गया आपका बेंजीन। क्लियर है। यहां से आप इसको थ्योरी में लिख सकते हो, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद देगा, ये बेंजीन बनाएगा। बेंजीन का उत्पाद होता है, किसका उत्पाद होता है, बेंजीन का उत्पाद होता है। क्लियर। जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, बेंजीन बनेगा। अगले सवाल पे आते हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये रहा बेंजीन के साथ OH, ये है फिनॉल। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करा दो, CH3Cl, ठीक है। जब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराओगे और जलीय NaOH से की उपस्थिति में, NaOH कैसा होना चाहिए, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O। ये डायरेक्ट आपके क्या बन जाएंगे, ये डायरेक्ट आपके उत्पाद बनेंगे सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, है ना, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। अब ये सैलिसल्डिहाइड बनेगा, इस अभिक्रिया का नाम है रायमंड टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है रायमंड टीमन अभिक्रिया। तो सिंपल एग्जाम्पल आप थ्योरी में लिख सकते हो, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं जलीय NaOH, है ना, जलीय NaOH के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल का क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लियर है, CHCl3। फिनॉल के साथ क्रिया कराने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, ये आपके उत्पाद क्या बन जाएंगे, सैलिसल्डिहाइड बनेंगे,
सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है, क्लियर है। अगले क्वेश्चंस पे, इथाइल एल्कोहल की क्रिया जब अमोनिया से कराओगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, देखना इसमें। इथाइल एल्कोहल को जब अमोनिया से क्रिया कराओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमीन बनेंगे, है ना, तीनों एमीन बनेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इसको अभी क्रिया किससे कराना है, अमोनिया से, NH3 से। तो अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या होगा, C2H5 का OH माइनस और इसका प्लस दोनों टूट के बाहर जाएंगे। अमोनिया की अगर बात करो तो इसको आप लिख सकते हो NH2 और साथ में H, और इसका यहां से टूटेगा तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा ना, पानी बनाएगा, और ये माइनस वाले इसके साथ आके ऐड होंगे तो C2H5 क्या बन जाएगा, NH2, C2H5NH2। इसका नाम है 1 डिग्री एमीन। क्या नाम है इसका, 1 डिग्री एमीन। अब इस 1 डिग्री एमीन को, है ना, ये प्राथमिक एमीन बन गया। अब प्राथमिक एमीन को ये देखो, ये C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, CH3 CH2 NH2। इस प्राथमिक एमीन को फिर से अमोनिया से विक्रिया करा दो, फिर से क्या करो, अमोनिया से, सॉरी अमोनिया से नहीं, फिर से अल्कोहल से, इसी अल्कोहल से विक्रिया करा दो, C2H5OH से विक्रिया करा दो। तो फिर से क्या होगा, C2H5 का O यहां से माइनस और ये प्लस, NH2 से एक हाइड्रोजन और टूट के बाहर निकलेगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा ना, यहां से ये बाहर चला जाएगा, यहां से क्या होगा, यहाँ के OH बाहर चले जाएंगे, जल बना लेंगे, और साथ में जो C प्लस है ना, ये जो C2 है इस कार्बन से आके जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 साथ में NH के साथ कौन आ गया, C2H5, ये 2 डिग्री एमीन बने। अब इस 2 डिग्री एमीन को फिर से क्या करो, CH3 CH2 साथ में NH है और साथ में क्या है, C2H5, इसको फिर से इथाइल एल्कोहल से क्रिया करा दो, फिर से क्या करो, इथाइल एल्कोहल से क्रिया करा दो, फिर से वही बात है ना, फिर से वही बात, OH माइनस यहां से टूटेगा, ये प्लस में आएगा। अब NH है, N के साथ एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां से टूट के बाहर जाएंगे, तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ये माइनस वाला इस प्लस को लेके जल बनाएगा, और ये कार्बन, ये जो C2 प्लस है इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ये देखो आपके क्या बन जाएंगे, CH3 CH2 N, N के साथ कौन है, C2H5 है, C2H5 है। अब ये जो C2H5 दोबारा था, ये जो C2H5 था, ये प्लस इस माइनस पे अटैक करेगा नाइट्रोजन वाले पे, तो ये C2H5, ये आपके बने 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन सबसे पहले, फिर बना 2 डिग्री एमीन, और ये बन गया 3 डिग्री एमीन। तो 3 प्रकार के एमीन बने। जब इथाइल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एमीन का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं, एनिलीन से फिनोल बनाना है। एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ NH2। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन के साथ NH2। अब इस एनिलीन को पहले BDC में कन्वर्ट करो, NaNO2 और HCl, किसमें कन्वर्ट करो, BDC में। तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये आपके बन जाएंगे N2 प्लस और Cl माइनस। अब BDC का जल अपघटन करा दो H2O से। जब जैसे जल अपघटन कराओगे तो जल किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। H प्लस Cl माइनस को लेके बाहर जाएगा, तो जैसे Cl माइनस निकलेगा N2 गैस फ्री होंगे, और फ्री होंगे ये भी उड़ेंगे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा माइनस प्लस का चार्ज, और इस प्लस वाले से OH माइनस आके जुड़ेंगे, और सीधे ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फिनॉल। इसी का नाम क्या है, फिनॉल, क्लियर है। BDC से फिनॉल बन गए। अब इसका नाम है एनिलीन, और इसका नाम है BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये सवाल आपके पास, इथाइल एमीन से क्या बनाना है, मिथाइल एमीन। ये ले लो इथाइल एमीन, CH3 CH2 और NH2। इथाइल एमीन को पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो इथाइल एमीन जैसे देखो, ये NH2 को हमने क्या करा, एल्कोहल में कन्वर्ट किया OH में। NH2 को पहले NaNO2 से, तो BDC सॉरी डाइजोनियम क्लोराइड, फिर डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन तो एल्कोहल, तो फिर सेम बात इसमें करेंगे, NaNO2 और HCl, तो सीधे ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये सीधे बन जाएगा CH3 CH2, और ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस।
अब इस N2 प्लस Cl माइनस को क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, यानी जल के साथ। तो जल किस में टूटेंगे, H प्लस और OH माइनस में टूटेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, H प्लस Cl माइनस को लेके बाहर, N2 भी फ्री होके बाहर, OH माइनस इससे आके जुड़ेगा तो ये बन जाएंगे CH3 CH2 OH बन जाएंगे। ये तो एल्कोहल बन गया। अब इस एल्कोहल को क्या करना है, K2Cr2O7 एक आपका कैटलिस्ट होगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 की उपस्थिति में यहां पे डाल दो K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। ये K2Cr2O7 क्या होगा, ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएगा। ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेंगे, एक हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा एल्कोहल से जुड़े कार्बन से, ये बन जाएंगे CH3। यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, दो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये बन गया CHO। क्या बन गया आपका, ये बन गया CH3 CHO। तो इसको आप इस तरह से लिख दो CHO, एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड का क्या कराना है, फिर से K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा देना, यानी ऑक्सीकरण। फिर से देखो नीचे हम बना देते हैं, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये देखो आप क्या बन जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है। ये ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेगा, ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ है, इसको ऑक्सीकृत करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके शिफ्ट होगा, ये बन जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। क्लियर है। अब इस एसिटिक एसिड को क्या करो, अब इस एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दो। किसके साथ, अमोनिया के साथ। जब इसको अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अमोनिया में NH3 है, NH3 को आप इस तरह से लिख सकते हो ना, इस तरह से NH2 साथ में हाइड्रोजन। अब कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो OH पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पे आएगा प्लस और नाइट्रोजन पे आएगा माइनस। यहां से ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटा, ये भी ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटा। H प्लस OH माइनस को लेके अलग होगा, जैसे ही OH माइनस लेके अलग होगा तो ये माइनस वाले इस कार्बन से आके जुड़ेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे इस कार्बन पे, तो अटैक करके बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में NH2। क्लियर है। ये बन गया आपका एमाइड। और इस एमाइड से क्या करना है, इस एमाइड को अभिक्रिया करा देना है। हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, ये एमाइड क्या करें, ये एमाइड जो है यहाँ से नीचे ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इस एमाइड को फिर से क्या करो, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा दो क्षार की उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा दो क्षार की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होगा, नीचे यहां से बन जाएगा, यहां से क्या होंगे, एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है और एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कार्बन कौन कम होंगे, C डबल बॉन्ड O यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये बन जाएंगे CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O क्या चला गया, बाहर चला गया, ये तो बाहर निकल गया, तो ये बचा CH3 और NH2। तो यही आपका क्या है, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। थोड़ा सा लंबा रिएक्शन गया, अब ये 5 नंबर में आते हैं, है ना। देखो फिर से समझो, बहुत ही सस्ता रिएक्शन है। इथाइलेमीन से मिथाइलेमीन बनाना है, तो पहले इथाइलेमीन ले लो। इथाइलेमीन को पहले सोडियम नाइट्रेट और HCl से क्रिया करा दो तो एल्कोहल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड का जब जल अपघटन कराओगे तो सीधे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जल अपघटन कराने पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब जल अपघटन कराने पर क्या होता है ऐसा कि जल अपघटन कराने पर जल के H प्लस और OH माइनस आयन टूटेंगे। जल के जो H प्लस है वो डाइजोनियम क्लोराइड के Cl माइनस को लेके बाहर भागेगा। अब Cl माइनस को लेके बाहर गया, जैसे Cl माइनस यहां से बाहर गया, ये N2 गैस फ्री हो जाएगा, फ्री होके उड़ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन जैसे ही उड़ा तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब जैसे ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दिया तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस के चार्ज, और इस प्लस वाले पे OH माइनस आके शिफ्ट होगा, तो CH3 CH2 के साथ आ गया OH, ये आ गया OH। अब इस एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, कई बार पढ़ चुके, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर
एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ये बातें हम लोग पहले से जानते हैं। अब इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दो एक ऑक्सीकारक पदार्थ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cl2O7 की उपस्थिति में। ये ऑक्सीकरण करेगा अल्कोहल को, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण होकर एल्डिहाइड बनेगा, है ना। यानी ये इथाइल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। ऑक्सीकरण होने का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से बाहर और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से जुड़े कार्बन से। ये अल्कोहल से ये कार्बन जुड़ा है तो यहां से भी एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन बाहर, तो बचे COH। ये बचे एल्डिहाइड बन गए। अब इस एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराओगे एक ऑक्सीकारक पदार्थ K2Cl2O7 की उपस्थिति में। ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके शिफ्ट होगा, है ना। ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके शिफ्ट होगा तो ये सीधे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, यानी एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का पुनः अमोनिया से विक्रिया करा दो पुनः। तो जैसे अमोनिया से विक्रिया कराओगे तो एसिटिक एसिड सीधे एसिटामाइड में कन्वर्ट होगा, यानी एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एमाइड से एमीन बनाना बेहद आसान, कई बार हम लोग पढ़ चुके। अब एमाइड से एमीन बनाना बेहद आसान हो गया, तो यहाँ पे रिएक्शन आपका इजी हो जाएगा। अभी जो एमाइड बना था, एमाइड से एमीन बनाने के लिए हम एकमात्र रिएक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड की उपस्थिति, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी एमाइड को यानी प्राथमिक एमाइड को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हो किसी क्षार की उपस्थिति में, तो वो एमाइड एमीन में कन्वर्ट हो जाता है और एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम होती है और एमीन में बदल जाता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं भाई हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया लिखने के लिए। क्लियर है? 5 नंबर में एकमात्र ऐसा रिएक्शन आएगा। तो आपको CH3CONH2 Br2 से अभिक्रिया करा दो क्षार की उपस्थिति में, तो इस एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। तो कौन से कार्बन कम होंगे? तो हमेशा C डबल बॉन्ड O वाले भी कार्बन कम होंगे। तो इसके अलावा और कोई कार्बन नहीं निकलेगा। ध्यान देना इसमें, इसके अलावा कोई और भी कार्बन नहीं निकलेगा, केवल C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन यहां से बाहर जाएंगे, ये बन जाएंगे CH3NH2। ये इस प्रकार से आपका बन गया मिथाइल एमीन। हमने क्या लिया था? इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन। क्लियर है? रिएक्शन बेहद ही आसान है ना? आसान, बेहद ही आसान सा रिएक्शन है। आप आई होप कि ये सारे रिएक्शन आपको बेहतर समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारे रिएक्शन का अच्छे से कॉपी करो, है ना, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तीसरे नंबर का सवाल है, एसिटामाइड से इथाइल एमीन में कन्वर्ट करना है। तो सेम इसी के जैसा क्वेश्चंस लेकिन इससे डिफरेंट, है ना। ये टोटल रिएक्शन, इसमें कुछ ऐसी बातें आएगी जो दोनों में सेम आएगा। इसमें था इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन, तो यहाँ पे आप बना दिए थे इथाइल एमीन से एमाइड जो बना था उस एमाइड से आपने मिथाइल एमीन बनाया। अब आपको एसिटामाइड से इथाइल एमीन बनाना है। ये भी एसिटामाइड है, एसिटामाइड से मिथाइल एमीन यहाँ पे बना था, लेकिन आपको बनाना है एसिटामाइड से इथाइल एमीन। तो सेम बात है, एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड ONH2। ये है आपका एसिटामाइड। सबसे पहले सेम वही प्रोसेस जो आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड यहाँ पे करा था। तो एसिटामाइड को पहले क्या करोगे? Br2 से विक्रिया कराओगे, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कोई भी क्षार ले लो। ये सीधे क्या बन जाएगा? इस अभिक्रिया का नाम होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम होगी और एमीन का निर्माण होगा। अब एमाइड से कौन कार्बन कम होंगे? तो C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O है, उसी कार्बन को अपन बाहर निकालते हैं तो वो एंड डिग्री एमीन बनता है। यहां से क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा मिथाइल एमीन, जो कि यहाँ पे बना था। अब मिथाइल एमीन बने, अब मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन कन्वर्ट करना है। अब ये ले लो मिथाइल एमीन, यहां से फिर से ले लो, जो आपने मिथाइल एमीन लिया था वो यहाँ पे ले लो। अब इसको करा दो सोडियम नाइट्रेट और HCl से क्रिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डाइजोनियम। क्या बनेगा? डाइजोनियम बनेगा, N2+Cl-। अब इस डाइजोनियम का जल अपघटन करा दो, तो जल अपघटन किसमें टूटेगा? H+ और OH- में। जल अपघटन कराने पर जल के H+ Cl- को लेके बाहर, N2 बाहर फ्री होके, अब ये CH3 के साथ आ जाएंगे OH, तो ये बन जाएंगे CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब मिथाइल अल्कोहल को क्या करना है? इस मिथाइल अल्कोहल को अब इसमें कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले ये, हाँ, ये ले लो मिथाइल अल्कोहल, यहीं से कर रहे हैं।
एक से कर देते, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो मेरा है मिथाइल मिथाइल एल्कोहल, इस मिथाइल एल्कोहल को अभी क्रिया करा दो किसके साथ, इस मिथाइल एल्कोहल से आप इसका ऑक्सीकरण करा सकते हो। ऑक्सीकरण करा के क्या क्या बन जाएगा, ऑक्सीकरण करने पर ये सबसे पहले बनेगा एल्डिहाइड, और उसके बाद एल्डिहाइड के बाद क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक बनेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन इसमें एल्डिहाइड बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको अभी क्रिया करा दो PCl5 से, किससे करा दो, PCl5 से। तो जैसे ही PCl5 से अभिक्रिया करा दोगे तो ये बन जाएगा CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। अब कैसे बनेगा देखो, CH3OH है, CH3OH क्लियर, इसको PCl5 से तो PCl और ये Cl और एक Cl, दो Cl, तीन Cl, यहां से अलग यहां से अलग, तो क्या बन गया, CH3Cl बना। अब CH3Cl को क्या करना है, CH3Cl को KCN के साथ अभिक्रिया करा देना है, KCN के साथ। तो KCN में से K प्लस Cl माइनस टूट के बाहर निकलेगा, K प्लस और Cl माइनस, K पे प्लस के चार्ज और Cn पे माइनस के चार्ज। अब यहाँ से CH3Cl है तो K प्लस और Cn माइनस, CH3Cl यानी Cn पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो Cn माइनस अब यहाँ से A प्लस वाले के साथ आके जुड़ेगा, और K जो प्लस है इस Cl माइनस को लेके बाहर जाएगा तो KCl बन के बाहर निकल जाएगा, और ये जो Cn है इससे से आके जुड़ जाएगा। तो ये आपके बन जाएंगे CH3Cn। क्या बन जाएंगे, CH3Cn यानी मिथाइल साइनाइड बनेगा। अब इस मिथाइल साइनाइड को क्या करना है, इस मिथाइल साइनाइड को अपन क्या करेंगे, एक सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा दोगे और साथ में 4 हाइड्रोजन डालोगे, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब इस तरह से Cn को इस तरह से लिख सकते हो ना, Cn को C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां से देखो क्या होता है, H4 यानी 2 हाइड्रोजन, तो 2H प्लस और 2H माइनस इस तरह से टूटेगा, 2 हाइड्रोजन प्लस में आएंगे, 2 हाइड्रोजन माइनस में आएंगे। अब यहां से दोनों का दोनों बॉन्ड तोड़ दो तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा नाइट्रोजन पे 2 माइनस और कार्बन पे 2 प्लस, क्लियर है। तो 2 प्लस वाले के साथ आएंगे 2H माइनस वाला, और 2 माइनस वाले के साथ आएंगे 2H प्लस वाला, क्लियर है। तो यहाँ पे ये आखिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और C के साथ कौन आ गया, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2, C के साथ आ गया 2 हाइड्रोजन तो CH2, और ट्रिपल बॉन्ड 2 बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, ये सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ N के साथ क्या आ गया 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया NH2, और इसी का नाम है, इसका नाम क्या है, इथाइल एमीन। क्या नाम है इसका, इथाइल एमीन। हमको इस प्रकार से क्या मिल गया, इथाइल एमीन मिल गया, क्लियर है। एसिटामाइड से इथाइलेमीन बनाना है, एसिटामाइड को पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड द्वारा मिथाइलेमीन बना लेना। अब मिथाइलेमीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी मिथाइलेमीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl से कराने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, और डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल। अब इस एल्कोहल को PCl5 से विक्रिया करा दो तो हेलोल्केन बनेगा यानी CH3Cl, इस तरह से बन जाएगा CH3Cl। इस तरह से एग्जांपल में लिख दिया है ना, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। अब CH3Cl को KCl के साथ अभिक्रिया कराओगे पोटेशियम साइनाइड से, तो KCl को लेके बाहर जाएगा और Cn इस कार्बन से आके जुड़ेगा तो बनेगा इथाइल साइनाइड। अब सॉरी मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड को एक हाई रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में ये एक प्रबल अपकारक पदार्थ है। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड क्या है, एक प्रबल अपकारक पदार्थ है, उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराओगे तो ये अपघृत होकर इथाइलेमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। इसी पे एक और सवाल इसके जैसा ही, वो भी सवाल पूछे जाते हैं बार बार, ये एसिटिलीन, नाम सुने होंगे एसिटिलीन का। एसिटिलीन से बनाना है एसीटेल्डिहाइड, क्या बनाना है, एसीटेल्डिहाइड बनाना है। अब यहां से देखो, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एसिटिलीन को क्या करना, H2SO4 और HgSO4, H2SO4 HgSO4 से की उपस्थिति में जल अपघटन करा देना है। तो जल किसमें टूटेगा, जल टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, क्लियर। तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, और माइनस वाले आएंगे इस प्लस के साथ। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे CH के साथ OH
और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। क्लियर? यहाँ पे एक हाइड्रोजन आने से क्या बन गया CH2। इसमें देखो एक रूल है, इसमें रूल है XYZ का, यानी YZ के बीच में डबल बॉन्ड हो और X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और X के साथ में अगर हाइड्रोजन हो तो ऐसा क्या होता है कि X और Y के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और इसके हाइड्रोजन यहाँ पे Z के साथ चले जाते हैं। X के पास जो हाइड्रोजन है वो Z के साथ चला जाएगा और Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और शिफ्ट हो जाएगा X और Y के बीच में। तो सेम बात है, इसको मान लो Y, इसको क्या मान लो, इसको हमने मान लिया Y, इसको हमने मान लिया Z, ठीक है, और इसको हमने मान लिया X, ऑक्सीजन को X। तो ऑक्सीजन का जो X है, X का जो हाइड्रोजन है, X के पास जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन जो X है इसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा Z के साथ। कहां पे शिफ्ट होगा? Z के साथ। और Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है, Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा X और Y के बीच में। तो Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे शिफ्ट होगा? X और Y के बीच में। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहां से? तो यहां से प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएंगे, ये CH2 पे हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया? CH3। CH2 पे एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया? CH3। अब ये CH3 बना है, डबल बॉन्ड खत्म हो चुका सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ये कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड और शिफ्ट होने से ये बन जाएंगे डबल बॉन्ड O और इसका हाइड्रोजन तो रहेगा ही, यानी इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसीटल्डिहाइड। क्लियर है? आई होप कि सारे रिएक्शन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। क्लियर? ये सारे जितने भी आज के वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन, फिर आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन, जितने भी आपके विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन, सारे कुछ बेहतर से एक्सप्लेन हमने किया है। उसको आप अच्छे से कॉपी करना और अच्छे से नोट्स बनाना और बेहतर प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। एकदम 95% संभावनाएं हैं 100% आने की। सारे क्वेश्चंस का आप बेहतर नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो आप एग्जामिनेशंस में बेहतर लिख के आओगे। क्लियर है? तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।